इतिहास की कुछ कहानियां किताबों में नहीं बल्कि इंसान की चीखों में दबी होती हैं। कुछ प्रयोगशालाएं विज्ञान का मंदिर नहीं होती, वो कब्रगाह होती हैं। और आज नारद पोस्ट पर हम खोलने जा रहे हैं एक ऐसा ही एक काला दरवाजा जिसके पीछे छिपा है यूनिट 731। नमस्कार, मैं हूं अनन्या सहगल और आज की ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये मानवता की हत्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। यूनिट 731 नाम जो बीमारी रोकने का था, काम जो मौत फैलाने का। 1930 का दशक, दुनिया युद्ध की आइट सुन रही थी और चीन में मंचूरिया इलाके के पिंगफेंग में एक रहस्यमय परिसर तेजी से खड़ा किया जा रहा था। बाहर लिखा था महामारी की रोकथाम और जल संशोधन विभाग, लेकिन अंदर जो हो रहा था वो किसी महामारी से कम नहीं था। ये थी जापानी शाही सेना की यूनिट 731, एक गुप्त प्रयोगशाला जहां इंसान नहीं थे, वे थे लकड़ियां। हाँ, उन्हें मारुता कहा जाता था, जिंदा लकड़ी। अब बात करते हैं ऐसे प्रयोगशाला साम्राज्य की जो डॉक्टर था या जल्लाद। इस नरक का मास्टरमाइंड था सर्जन जनरल शिरो इर्शी। सफेद कोट पहनने वाला ये आदमी हाथ में स्टेथोस्कोप नहीं, मौत का ब्लूप्रिंट लेकर चलता था। उसका लक्ष्य साफ था, जैविक और रासायनिक हथियार बनाना, और इसके लिए उसे चाहिए था जिंदा इंसान। बूढ़े, जवान, महिला, बच्चे, कोई नहीं बख्शा गया। आज के समय में हर अस्पताल में हर डॉक्टर बिना एनेस्थीसिया दिए ऑपरेशन हो या कोई भी सर्जरी नहीं करता। लेकिन खौफनाक बात यह है कि यूनिट 731 में कैदियों को बिना बेहोश किए जिंदा चीर दिया जाता था। दिल, फेफड़े, जिगर सब कुछ निकाला जाता था, सिर्फ ये देखने के लिए कि इंसान मरने से पहले कितनी देर तड़पता है। कई कैदियों को जानबूझकर प्लेग, हैजा, एंथ्रेक्स से संक्रमित किया जाता था। फिर देखा गया कितने दिन में मौत आती है। ये चिकित्सा नहीं थी, ये था मानवता का वध। कुछ प्रयोग इतने खौफनाक थे कि उन्हें सुनकर रूह कांप जाती है। कैदियों के हाथ पैर बर्फ में डुबोए दिए जाते थे जब तक कि मांस सख्त होकर लकड़ी जैसा ना हो जाए। फिर हथौड़े से पीटा जाता था, यह देखने के लिए कि फ्रॉस्ट बाइट शरीर को कैसे तोड़ता है। सोचिए, चीखे, टूटती हड्डियां और सामने खड़े मुस्कुराते वैज्ञानिक। यूनिट 731 की दीवारों के बाहर भी मौत का प्रयोग जारी था। चीनी गांव पर प्लेग से संक्रमित पिस्सू गिराए गए, कुएं जहरीले किए गए, पूरे के पूरे इलाके बीमारी से तबाह हो गए। हजारों लोग मरे और उनकी मौत को कहा गया डेटा। फिर युद्ध खत्म हुआ, लेकिन न्याय नहीं हुआ। 1945 जापान हार गया। दुनिया को लगा अब इन दरिंदों को सजा मिलेगी, लेकिन यहीं से शुरू होता है इस कहानी का सबसे शर्मनाक अध्याय। अमेरिका ने हस्तक्षेप किया। शिरो इर्शी और उसके साथियों को कोर्ट में नहीं, क्लासरूम में बुलाया गया। डील साफ थी, तुम हमें अपना रिसर्च डेटा दो और हम तुम्हें माफी देंगे। और ऐसा ही हुआ। अमेरिका कवर अप और अधूरा इंसाफ। यूनिट 731 के अपराधियों को कोई फांसी नहीं, कोई जेल नहीं। वे जापान लौटे, डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, सम्मानित नागरिक बने, और जिन लाखों चीनी नागरिकों की जान गई उन्हें मिला सिर्फ सन्नाटा। जापान ने दशकों में इस यूनिट के अस्तित्व से इनकार किया। आज भी माफी अधूरी है, न्याय अधूरा है। अंत में सिर्फ एक सवाल, जब विज्ञान सत्ता का गुलाम बन जाए, जब प्रयोगशाला इंसानियत भूल जाए, तो डॉक्टर नहीं रहते, वो इतिहास के सबसे खतरनाक कसाई बन जाते। यूनिट 731 हमें याद दिलाती है कि दुश्मन सिर्फ युद्ध नहीं होता, कभी कभी दुश्मन होता है बिना नैतिकता का विज्ञान। यह कहानी सिर्फ अतीत नहीं है, ये चेतावनी है, क्योंकि जब भी सच को दबाया जाता है, यूनिट 731 जैसी इकाइयां फिर जन्म लेती हैं। मैं हूं अनन्या सहगल और आप देख रहे हैं नारद पोस्ट, जहां इतिहास को खामोश नहीं रहने दिया जाता।